नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे 16 मार्च से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में। आज का प्रश्न हम देख लेते हैं। पहले सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर किया करें। प्रश्न संख्या आज ये चौथा दिन है। आप सभी को पता है कि ये 4 पिछले 1 हफ्ते से हम लोग करंट अफेयर्स की डेली क्लास कर रहे हैं। पीएम स्वनिधि योजना के बारे में सत्य कथनों का चयन करें। ये पिछले दिन के प्रश्नों का जो है प्रश्न रहता है पिछले दिनों के नोट्स से, तो जो लोग भी डेली रेगुलर हैं वो लोग कमेंट ज़रूर करें। यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स को कम ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध कराती है। यह योजना के तहत कोई भी स्ट्रीट वेंडर 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। इस योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को हुई। ये आपको बताना है केवल 1-2, 1-3, 2-3 या उपर्युक्त सभी। और आज का मुख्य परीक्षा का प्रश्न होगा दोस्तों, वर्ष 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें। तो ये आज का प्रश्न हुआ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अभियान सिविल सर्विसेज पर, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज प्रमुख मुद्दों पर। कौन-कौन से हैं आज के प्रमुख मुद्दे, उन पर दोस्तों पीएम शब्द हम देखेंगे। हथियारों पर सिपरी की एक रिपोर्ट आई है 2024 की, जो कि 2018 से लेके 2023 के बीच जो सबसे बड़े आयातक और सबसे बड़े निर्यातकों की एक सूची जारी करता है, उसमें भारत जो है कहाँ पर है उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे पीएम सूरज योजना के बारे में और अन्य खबरें हैं। इथेनॉल 100 एक नया ऑटोमोबाइल जो है फ्यूल लॉन्च हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। इन सभी मुद्दों पर डिटेल क्लास हमारी ये होगी। 15 से 20 मिनट की क्लास होती है और आज हम लोग एक उत्तर भी देखेंगे, जो कि उत्तर किस पे आधारित है। आपके प्रश्न है नमस्ते योजना की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। ठीक है ना? इस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। साथ ही दोस्तों हमारे कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं। कार्यक्रमों की एक श्रृंखला जो है हमारी 120 दिनों की ये श्रृंखला चल रही है, जिससे आप जुड़ करके ये टाइम टेबल पूरी तरीके से निःशुल्क है। आप हमारे अ, टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उससे जुड़ सकते हैं। दोस्तों ये टोटल 120 दिन में मॉडर्न इंडिया जो है 10 दिन के लिए, फिर एसे राइटिंग वीकली आपको 2 से 3 एसे राइटिंग जो है इसमें मिलती है। साथ ही जो है अन्य स्कीम यहाँ पर दी गई है, जिसके माध्यम से आरओ पीसीएस की कंप्लीट प्री कम मेंस तैयारी आप 120 दिनों में कर सकते हैं। अगर आप ये 120 दिन दे देते हैं तो आपसे आपका कोई एक पोस्ट नहीं ले सकता। तो और साथ ही दोस्तों हमारे कुछ बैचेज हैं, जैसे समग्र बैच है आरओ का। इसमें आप 120 दिन में पूरा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, टेस्ट सीरीज, एसे राइटिंग, हिंदी सब कुछ यहाँ पर कवर है। मात्र 1899 इसकी फीस है। दोस्तों हमारा मिशन सचिवालय बैच जो है 999 में आपको पूरा प्रारंभिक परीक्षा की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। साथ ही हमारा एक रामबाण बैच है। रामबाण बैच के माध्यम से हम जो है कंप्लीट प्रारंभिक परीक्षा यूपी पीसीएस की कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी लेखनी बैच जो है, जो कि एसे राइटिंग बैच है, आपके हिंदी और एसे राइटिंग दोनों ही इसी में कवर होते हैं। सुधार बैच है जो दोस्तों, वो भी आज से शुरू हो रहा है। आपके लिए एनुअल डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, जिसमें 220 प्रश्नों पर आपको प्रतिदिन 1 या 2 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, उन पर आपको अध्ययन करना होगा। क्लियर है ना? तो चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या किस प्रकार से हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास को आज देखते हैं और क्या-क्या इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जो आज 16 मार्च से संबंधित आपके हैं। और इसकी पीडीएफ जो है हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर, सॉरी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो फ्री बैच है उसमें मिल जा रही है। आप जो है प्रतिदिन इसका नोट्स भी अगले दिन आपको वीडियो के लिंक के साथ मिल जाती है। पीबी शबद सेवा प्रसार भारती। अब पीबी शबद क्या है दोस्तों? तो हाल ही में भारतीय पब्लिक ब्रॉडकास्टर जो है प्रसार भारती ने एक न्यूज़ शेयरिंग सर्विस जैसे कि आप ऑल इंडिया रेडियो आदि देखते हैं ना, पीबी शबद के नाम से लॉन्च किया है। यह सेवा जो है, यह विभिन्न फॉर्मेट में न्यूज़ फीड विभिन्न मीडिया संस्थानों को उपलब्ध कराएगा, जिससे कि जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, खास करके जिनके पास संसाधन नहीं है, उतने बड़े एंकर आदि नहीं होते हैं, उनको लेकर के उनके लिए बड़ी ही आसानी होगी। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। पीबी शबद जो है, ये जो है ये प्रसार भारती का एक स्टार्टअप है, एक नया इनिशिएटिव है। यह सेवा विभिन्न फॉर्मेट में न्यूज़ फीड विभिन्न मीडिया संस्थानों को उपलब्ध कराएगा। यह सेवा छोटे मीडिया संस्थानों के लिए एक क्रांति के रूप में भी साबित होगा, खासकर ऐसे संस्थान जिनके पास संसाधन नहीं है। तो छोटे मीडिया हाउसेस के लिए, छोटे मीडिया चैनल के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण पीबी शबद जो है होगा।
दोस्तों हथियारों पर सिपरी की रिपोर्ट आई है 2024, जिसको स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी बोलते हैं। और यहाँ से एक प्रश्न जो है बार-बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है ना? तो 11 मार्च 2024 को एक रिपोर्ट जारी हुई है, जिसके अनुसार भारत जो है विश्व के में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है। यानी कि इम्पोर्टर, हम ज़्यादा हथियार खरीद रहे हैं, टॉप पर अभी भी बने हुए हैं। भारत 2019 से 23 के दौरान पूरे विश्व का लगभग 9.8% जो है हथियार आयात करता है। 18 से 22 में टॉप 5 जो आयातक हैं, जिसमें भारत के बाद जो है दूसरे नंबर पर आता है सऊदी अरब है। पहले नंबर पर भारत है, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है, तीसरे नंबर पर कतर है, चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, 5वें पर चीन है। हालाँकि चीन की जो है इम्पोर्ट में बहुत कमी आई है, और वहीं निर्यातकों की बात करें जो एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें पहले नंबर पर यूएसए है, दूसरे में रसिया है, तीसरे पर फ्रांस है। फ्रांस में लगभग 40% से अधिक की वृद्धि हुई है, और यहाँ पर चीन के इम्पोर्ट में बहुत कमी हुई है। ये आप ध्यान में रखेंगे। चीन भी अब निर्यातकों की सूची में आ गया है, और जर्मनी 5वें स्थान पर है। पाकिस्तान विश्व का 8वां सबसे बड़ा आयातक देश है, ये निर्यातक नहीं है। निर्यातक कहाँ से, निर्यात क्या करें? मेक इन इंडिया के बाद जो है भारत में भी कई सारी चीज़ें जो है भारत में ही बनने लगी हैं, जिससे कि भारत को भी काफ़ी लाभ मिला है। लेकिन भारत के अगर टोटल शेयर में देखा जाए तो वृद्धि हुई है, परसेंटेज में वृद्धि हुई है, 4.7% की वृद्धि हुई है आगे के लिए। हमारी जो तीसरी आज की न्यूज़ है दोस्तों, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, पीएम सूरज पोर्टल। अब सूरज पोर्टल जो है, ये क्या है दोस्तों? तो यह एक ऐसा पोर्टल है जिसमें वंचित वर्ग के जो लाभार्थी हैं, जैसे कि अभी हम देखेंगे नमस्ते योजना है, सीवेज सिस्टम वाले जो एसएसडब्ल्यू के लिए जो सेप्टिक टैंक आदि के वर्कर्स होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, नमस्ते योजना है, इसी प्रकार से अन्य वंचित वर्गों के लिए बहुत सारी योजनाएँ हैं। उन सबको एक प्लेटफ़ॉर्म पर क्या है, ये करता है, और इसमें क्रेडिट सपोर्ट दिया जाता है, जैसे कि आप देखेंगे पीएम स्वनिधि है और अन्य चीज़ें हैं, ये सभी को एक स्थान पर लाता है। तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक आयोजन के समय जो है प्रधानमंत्री ने ये पोर्टल स्टार्ट किया है। इसका फुल फॉर्म बस जान लीजिएगा, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण, ठीक है ना? पीएम सूरज, इसका फुल फॉर्म ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह पोर्टल वंचित वर्ग के लाभार्थियों को विशेषकर जो है 1 लाख वंचित वर्ग के उद्यमियों को क्रेडिट सपोर्ट देगा। ये विभिन्न स्कीम के माध्यम से इसको उपलब्ध कराया जाएगा। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है इसका फुल फॉर्म, बस इतना याद रखिएगा। किससे संबंधित है? तो आप है वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और ख़ास करके स्पेशली जो वो आपके ऐसे सोसाइटी जो ऐसा वर्ग जो आपके लिए बहुत सारे काम करता है, लेकिन वह श्रेणी में बहुत पीछे है, ठीक है ना? अपनी जो हमारी जो हायरार्की है उसमें बहुत पीछे है। हमारी जो चौथी न्यूज़ है दोस्तों, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूनिफ़ॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज़, और ये 2024 जो है ये लॉन्च हो गया है। ये कोड अप्लाई अप्लाई हो चुका है, यानी कि लागू हो चुका है 12 मार्च 2024 से। 12 मार्च 2024 को औषधि विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने यह कोड दवा कंपनियों द्वारा दवाओं की अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आपके एथिक्स जीएस पेपर 4 में भी काम आएगा। साथ ही जो है आप इसको निबंध में भी यूज कर सकते हैं। यह कोड दवा कंपनियों द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों यानी कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या उनके परिवार के सदस्यों को कोई उपहार, ट्रैवल फैसिलिटी, हॉस्पिटैलिटी, नकदी या किसी भी प्रकार का धन लाभ देने से रोकता है। तो दोस्तों ये होता क्या है कि जैसे कि हमारे डॉक्टर्स हैं, कंपाउंडर्स हैं या बड़े प्रोफेशनल्स हैं, इनके जो हेल्थ जो सर्विसेज देते हैं, उनको दवा कंपनियाँ या उन कंपनियों के एजेंट जो है, विभिन्न लालच दे करके अपनी मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, और उन दवाओं को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है जिनकी कॉस्ट जो है बहुत कम होती है, लेकिन कुछ और एलिमेंट उसमें डाल के इसको बड़े स्तर पर मार्केटिंग की जाती है, और ये बहुत एक बड़ा नेक्सस है, जो कि कुछ बड़ी दवा कंपनियाँ जो है इसका लाभ उठाती हैं। तो ये जो कोड बना है यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, यह 12 मार्च 2024 से लागू हो चुका है। यह कोड दवा कंपनियों द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों के या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को उपहार यानी कि गिफ्ट देना, ट्रैवल फैसिलिटी देना, हॉस्पिटैलिटी देना, नकदी या किसी भी प्रकार का धन लाभ, मॉनेटरी बेनिफिट नहीं देने देने से रोकता है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो फ्री सैंपल्स भी प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है ना?
और फ्री सैंपल्स जो है ये मेडिकल हॉल आदि पर आपको दिए जाते हैं। तो इसमें भी कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे फ्री सैंपल जो है वो घरेलू सेल्स का 2% से अधिक नहीं हो सकता। और भी चीज़ें हैं जैसे फ्री सैंपल्स जो है कितने अमाउंट में आप एक्सपर्ट को ही देंगे और किसी को न देंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए एक न्यूज़ है। और एक और आज की अंतिम न्यूज़ है और इसके बाद हम लोग मेंस आंसर राइटिंग का जो प्रश्न करते हैं, नमस्ते योजना की विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए न्यूज़ है, चूँकि देखिए भारत का जो है भारत जो है वह 2025-26 है ना? 25-26 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है का टारगेट, ये भारतीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनका एक सपना भी है। इसको बार-बार कई जगहों पर उन्होंने बोला भी है। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि 20% ब्लेंडिंग प्राप्त करने के लिए ये एथेनॉल 100 एक प्रकार का ब्लेंडेड जो है 20% ब्लेंडेड जो है क्या है पेट्रोल है, जो कि वो ऑटोमोटिव ईंधन है जिसको हम पेट्रोल में ही मिलाते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए। ये क्या होता है दोस्तों, फॉसिल फ्यूल पर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। साथ ही साथ जो है ये ग्लोबल वार्मिंग रोकने में भी काफ़ी मदद करेगा। तो 15 मार्च को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में एथेनॉल 100 ऑटोमोटिव ईंधन लॉन्च किया है। यह ईंधन 5 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली और तमिलनाडु के चुनिंदा 183 जो इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप होंगे, उनको जो है ये दिया गया है, मुहैया कराया गया है। विक्रय केंद्रों पर उपलब्ध होगा। साथ ही दोस्तों इसमें जो है इस पर मुख्य परीक्षा के लिए भी एक प्रश्न मैंने पूछा है, वो भी आप ध्यान में रखेंगे। आज का प्रश्न जो है वो ये है कि पीएम स्वनिधि योजना के बारे में आपको बताना है, स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन-कौन सही है। और देखिए 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें, ये हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। साथ ही दोस्तों जो कल का प्रश्न था वो है नमस्ते योजना की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। अब देखिए नमस्ते योजना का पहला काम होगा, आप इसका फुल फॉर्म याद करेंगे। क्या है इसका फुल फॉर्म दोस्तों? नेशनल एक्शन फॉर नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। अब ये जो है आप इसको नमस्ते के नाम से जानते हैं। अब योजना पहल मैकेनाइज सिस्टम है तो इसका मतलब है कि आप समझ गए होंगे कि मशीनीकृत जो है इकोसिस्टम डेवलप करता है किसके लिए? सफाई कर्मचारियों के, जिसको हम बोलते हैं एसएसडब्ल्यू, ठीक है ना? सेप्टिक टैंक जो है सीवेज या सेप्टिक टैंक वर्कर्स इनको बोलते हैं। सीवेज या सेप्टिक टैंक वर्कर्स एसएसडब्ल्यूज, इसको याद रखिएगा, कई जगह यूज होगा आगे, ठीक है ना? तो ये क्या करता है, नमस्ते जो है सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक पहल है, एक इनिशिएटिव है। इट इज़ एन इनिशिएटिव टू प्रोमोट, ठीक है ना? क्या है? मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ठीक है ना? और ये जो है उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे ऐसे हम देखते हैं कि जो सीवेज सिस्टम है वो उसमें सेफ्टी टैंक आदि में घुसते हुए जो पर्सनली मैनुअली घुसते हैं, उनमें जो है बहुत सारे हमारे सफाई कर्मियों की डेथ हो जाती है, बीमार हो जाते हैं। वो सोच लीजिए कि सीधे मानव मल से टच होता है उनका, उनको बहुत सारी भयंकर बीमारियाँ हो जाती हैं। तो इससे बचाने के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्कीम है। इस योजना के तहत 2022-23 से 2025-26 यानी कि पिछले 4 वर्षों के लिए 360 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और बजट 2023-24 में इसमें 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है ना? 23-24 में यानी कि इस वर्ष जो है इसको ना 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ये भी आप ध्यान में रखें। अब इसके हम स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं और इसके टारगेट को हम देख लेंगे और यही आपका प्रमुख जो है क्या होगा? प्रश्न है, ठीक है ना? अब ये यहाँ पर नमस्ते योजना की प्रमुख विशेषताएँ जिसमें हम कुल 6 विशेषताओं को देखेंगे। पहली विशेषता ये है कि इस योजना में सीवर सेप्टिक टैंक वर्कर्स जिसको हम एसएसडब्ल्यू बोलते हैं, की पहचान करना, है ना? आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि ये देखिए इनका आइडेंटिफिकेशन भी बड़ा मुश्किल होता है। आप देखते हैं कि इन लोग जो है अपना
पार्ट टाइम काम ये करते हैं और उसमें भी बहुत सारा जोखिम होता है, रिस्क होता है, इनको पैसे भी उतने अच्छे से नहीं मिलते, हालाँकि अब चीज़ें जो है बदल रही हैं धीरे-धीरे। तो पहले ये हो गया, दूसरा क्या है कि एसएसडब्ल्यू जो हैं, जो भी हैं, वो व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी कि एक आप जो है ना प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग देंगे उनको और साथ ही जो पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए पीपीई किट वही है जो कोरोना के समय पीपीई किट होती थी ना, उसी किट को ये बोलते हैं। का वितरण करना ये मास्क के साथ पूरे शरीर को कवर करते हुए पीपीई किट का वितरण करना दूसरा इसका वो है स्पेसिफिकेशन है। तीसरा क्या है कि जो हमारे सेप्टिक टैंक या सेप्टिक सीवर टैंक वर्कर्स हैं, सीवर या सेप्टिक टैंक वर्कर्स हैं, उनके परिवार के लोगों को आयुष्मान भारत और बीमा योजनाओं के तहत कवर करना, ठीक है ना? जितने भी आपकी इंश्योरेंस स्कीम है, जीवन ज्योति आदि है जो गवर्नमेंट की हैं और साथ ही साथ आयुष्मान भारत जिसमें 5 लाख का जो है प्रति व्यक्ति जो है वो आपको मेडिकल जो है खर्च करने के लिए कैशलेस जो है सरकार ने व्यवस्था की, एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है, उसका भी इनको लाभ दिलाना। और साथ ही दोस्तों चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो कार्य योजना, मशीनीकरण और उद्यम विकास को बढ़ावा देना। इसमें देखिए, एक तो है कि वर्किंग जो प्लान होगा वो टोटली मैकेनाइज़्ड होगा। मैकेनाइज़्ड के साथ-साथ ही उद्यमिता को भी बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि अगर आप जो है सेफ्टी में जो है ह्यूमन सेफ्टी, जो जो लोग भी सफा सोशल वर्कर हैं, उनकी सेफ्टी को लेकर के किसी भी प्रकार का एक उद्यम लाते हैं, उद्यम एंटरप्रेन्योरशिप लाते हैं, किसी प्रकार का इनोवेशन लाते हैं, तो भी वो आपको सहयोग किया जाएगा। बहुत सारी सब्सिडीज़ आदि का भी इसमें सरकार प्रावधान करती है। 5वें नंबर की भी अगर हम बात करें तो सभी एसएसडब्ल्यूज़ के पास जो है वैकल्पिक आजीविका यानी कि उनके लिवलीहुड कोई समस्या न हो, इसलिए उनको कोई न कोई रोज़गार या वैकल्पिक साधन दिए जाएँ आजीविका के, कि वो जो है जब वो ये सफाई आदि का कार्य नहीं करते हैं, तो क्या उनके पास कोई और विकल्प है, जिससे उनके परिवार का भरण-पोषण हो पाए। ठीक है ना? और तीसरा क्या है कि भाई छठा जो है वो ये है कि सूचना, शिक्षा और संचार अभियान के माध्यम से अर्बन लोकल बॉडीज़, आप देखते हैं कि ज़्यादातर जो ये सफाई कर्मी हैं, वो जो मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं या अन्य कार्य करते हैं सेफ्टी टैंक और सीवेज में, तो वो ज़्यादातर अर्बन लोकल बॉडीज़ में हैं, ठीक है ना? तो उनमें जो है इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन के माध्यम से एक कैंपेन चला करके इन सभी का क्या करना, लाभ देना, इनको प्रचारित करना भी इसकी प्रमुख विशेष। अगर हम इसके टारगेट यानी कि लक्ष्य के बारे में बात करें, तो नमस्ते योजना के जो प्रमुख लक्ष्य हैं दोस्तों, वो क्या हैं? स्वच्छता कार्यों में शून्य मृत्यु, यानी कि ज़ीरो डेथ हो, जो कि आपके क्लीनिंग में, आपके स्कैवेंजिंग में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, मानव जो है ह्यूमन अगर मैनुअली काम करता है, तो उसमें डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए मैकेनाइज़्ड अगर हम कर दें, इसमें शून्य मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है। वहीं स्वच्छता कार्यों में कुशल कर्मियों द्वारा कराना, यानी कि स्किल्ड वर्कर्स के द्वारा ही उनको ट्रेनिंग प्रॉपर दे करके ही उसमें सेफ्टी टैंक आदि में सफाई के लिए नियोजित करना, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। साथ ही दोस्तों मानव मल या कचरा से सीधा संपर्क नहीं होना, जैसे कि मैंने बताया था पीपीई के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम इससे बच भी सकते हैं। और वहीं सीवेज एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स के पास जो है वैकल्पिक आजीविका तक पहुंच भी होनी चाहिए और इनके अवेयरनेस की भी, यानी कि इन सभी योजनाओं, स्कीम्स आदि के बारे में अवेयरनेस देने की भी आवश्यकता है। तो ये रही आज की क्लास दोस्तों। हम देख लेते हैं कल की क्लास का उत्तर। कल के प्रश्न आपसे पूछे गए थे, कल के क्लास में कौन-सा प्रश्न पूछा गया था, उसका उत्तर हम देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा का उत्तर हमने देख लिया। प्रारंभिक परीक्षा का उत्तर जो है अभी हम देख लेते हैं कि क्या पूछा गया था। तो आपसे पूछा गया था हाल ही में इरेस्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये अमिताभ घोष को एक नीदरलैंड की कंपनी है, इंस्टीट्यूशन है, उसके द्वारा जो है घोषित किया गया है। अमिताभ घोष की कोई पुस्तक का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए, काफ़ी फेमस ये क्या है, राइटर हैं। तो ये रही कंप्लीट जानकारी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी। इसी प्रकार की इनोवेटिव क्लासेस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए, और जो भी प्रश्न पूछे जाएँ उन पर उत्तर लिखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।